नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ, नए सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। शुक्रिया शैला। गुड मॉर्निंग सभी को। आपको बता दें कि अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। और इसके अलावा भी तमाम ऐसी खबरें रहेंगी जिनसे आपका सरोकार है। और साथ ही अगले 1 घंटे में हम अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और उन खबरों की जमीनी हकीकत क्या कहती है इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फीफा विश्व कप जीत रचा इतिहास। अर्जेंटीना ने रोमांचक फाइनल में पेनल्टी शूटआउट से फ्रांस को दी शिकस्त। लायनल मेसी ने जीता टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार। वहीं सर्वाधिक गोल करने वाले फ्रांस के काइलियान एम्बाप्पे को मिला गोल्डन बूट। लोकसभा में आज केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 करेंगे पेश। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा 2 संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक करेंगे पेश। राज्यसभा में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। देश भर में आज से मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रशासन गांव की ओर अभियान की नई दिल्ली में करेंगे शुरुआत। इस दौरान 3100 से अधिक नई सरकारी सेवाओं को किया जाएगा ऑनलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक आज से जारी करेगा सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड स्कीम 2022 से 23 की तीसरी किश्त। निवेशक आज से लेकर 23 दिसंबर के बीच कर सकेंगे निवेश। डिजिटल मोड से भुगतान करने वाले निवेशकों को मिलेगी छूट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन किसी भी रक्षा चुनौती के लिए तैयार। कहा, यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा करना प्राथमिकता। पश्चिमी देशों से प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने की अपील। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज बेलारूस का कर सकते हैं दौरा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में सदस्य देशों से 2030 तक अपनी भूमि और तटीय इलाकों का 30% संरक्षित करने का आह्वान। अमीर देशों से अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए सालाना $20 अरब खर्च करने को कहा। तो नया सवेरा में सबसे पहले खबरें देखेंगे खेल जगत से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्जेंटीना ने इतिहास रचते हुए फीफा विश्व कप का खिताब जीत लिया है। रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराने में सफलता पाई और इसी के साथ अर्जेंटीना का 36 साल से चला आ रहा इंतजार समाप्त हो गया। साल बाद अर्जेंटीना बना फुटबॉल विश्व कप का सरताज। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में धोया। पूरा हुआ लियोनेल मेसी का सपना। 80,000 की क्षमता वाले लुसैल स्टेडियम में रविवार की शाम अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फुटबॉल विश्व कप फाइनल के रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आई। मुकाबले में शुरुआत से ही अर्जेंटीना की टीम आक्रामक दिखी और इसी आक्रामकता के चलते मेसी ने 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया, जो उन्हें फ्रांस के डेम्बले के एंजेल डी मारिया पर फाउल करने पर मिला था। इस पहले गोल के 13 मिनट बाद ही एंजेल डी मारिया ने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ तक स्कोर लाइन अर्जेंटीना के पक्ष में 2-0 रही, लेकिन दूसरे हाफ में खेल खत्म होने से कुछ समय पहले फ्रांसीसी युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने 80वें मिनट में पेनल्टी के जरिए फ्रांस के लिए पहला गोल किया, जबकि इसके अगले ही मिनट में एक और गोल कर मैच को सिर के बल पलट दिया।
इसके बाद निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां एक बार फिर से मेसी और एम्बापे ने अपनी अपनी टीमों के लिए गोल दागे। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां अर्जेंटीना ने मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया। विश्व कप इतिहास में ये तीसरी बार रहा जब चैंपियन का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। ये अर्जेंटीना का तीसरा खिताब है। इससे पहले टीम ने 1978 और 1986 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस जीत के साथ ही मेसी का नाम मैराडोना के साथ सुनहरे अक्षरों में भी लिख दिया गया है। मेसी को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला, जबकि फ्रांस के 23 साल के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 8 गोल के साथ गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो अर्जेंटीना की फ्रांस पर इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की जीत पर उन्हें बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना और मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर खुशी मना रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को भी उनके शानदार खेल पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा है, फीफा विश्व कप में उत्साहपूर्ण प्रदर्शन के लिए फ्रांस को बधाई। उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में अपने कौशल और खेल भावना से फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीत लिया। तो हमारे संवाददाता गौरव इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुप्रभात। खेल जो था, रोमांच की पराकाष्ठा देखने को मिली इस खिताबी मुकाबले में और फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने अपने नाम ये खिताब किया। जिस तरह से ये पूरा कैंपेन रहा अर्जेंटीना का, किस तरह से उन्होंने इस कैंपेन को चलाया, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल शैला, सबसे पहले बता दूं कि ये मुकाबला जो रहा वो बेहद रोमांचकारी रहा और पल पल ये कहना चाहिए कि इस बात का अंदेशा लगाना काफ़ी मुश्किल था कि ये मैच जो है वो किस ओर जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने बात की अर्जेंटीना के पूरे कैंपेन की, तो यकीन मानिए कि जिस तरह से टीम ने संगठित होकर के इस पूरे वर्ल्ड कप में अपने आप को उतारा है वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि दबाव जो था वो हर तरफ से था, क्योंकि मेसी के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही थी, उनको लेकर के चर्चाएं बहुत थी कि ये कहीं ना कहीं उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मेसी के लिए यहाँ पर प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है। और लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो शायद अर्जेंटीना के हिसाब से वो मन मुताबिक नहीं हुई थी। और जिस तरह से सऊदी अरब के खिलाफ पहला मुकाबला टीम को 2-1 से गंवाना पड़ा था, तो वहां से कहीं ना कहीं अगर आपको शुरुआत में इस तरह की हार मिल जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो पूरा जो कैंपेन होता है वो बहुत प्रभावित होता है। लेकिन उस सब चीजों से उभरते हुए अर्जेंटीना ने अपने आप को दिखाया और जिस तरह से अपने खेल पर विश्वास को बनाकर रखा टीम ने। सऊदी अरब के बाद जब टीम का मुकाबला मैक्सिको से हुआ तो वहां पे टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की। उसके बाद पोलैंड को टीम ने हराया, फिर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी ताकत का सामने रखी और फिर क्वार्टर फाइनल में आकर के क्रोएशिया को जिस तरह से टीम ने मात दी। तो उन सब चीज़ों को मिलाकर के देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो एक बेहतरीन जो खेल है वो यहाँ पर सामने देखने को मिला। और ख़ासतौर से जो एक कहना चाहिए कि जो सभी खिलाड़ी एकजुट होकर के नज़र आए वो बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। और उसी बात को टीम ने फाइनल मुकाबले में भी, क्योंकि फ्रांस टीम के सामने फ्रांस था और फ्रांस जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है। 2018 में फ्रांस और अर्जेंटीना जब आपस में भिड़े थे तो फ्रांस ने तब बाजी मारी थी और किलियन एम्बापे ने उस मुकाबले में 2 गोल करने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में इतिहास में अगर झांक कर देखें तो बहुत रिसेंटली जो था वो वर्ल्ड कप का ही मैच था 2018 का, जहां पे
फ्रांस को कामयाबी मिली थी, और एक ऐसे समय पर जबकि अर्जेंटीना पर इस बात का दबाव था कि वो लियोनेल मेसी के लिए कम से कम एक वर्ल्ड कप जो है वो उनके लिए जरूर जीते। तो इस सब बातों को प्रूव करना मैदान पर काफी कठिन हो जाता है, और मैं समझता हूं कि कल जिस तरह का गेम अर्जेंटीना ने दिखाया है वो अपने आप में बेहद शानदार रहा है। बिल्कुल रोमांचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिला, और जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो भी नजर आई इस पूरे मुकाबले के दौरान। ऐसे में मेसी की अगर हम बात करें तो मेसी का मैजिक कमाल कर गया। जी बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेसी मैजिक केवल ऐसा नहीं है कि फाइनल मुकाबले में आकर के चला हो या सेमीफाइनल में चला हो क्रोएशिया के खिलाफ, बल्कि अगर पूरे इस कैंपेन को देखें तो सऊदी अरब के खिलाफ भी मेसी ने पहले ही मैच में जो है वो गोल का खाता खोल दिया था, और इस बार पूरी लय में दिखे। सिर्फ गोल करना ही मायने नहीं है, जिस तरह की वो रणनीति के साथ मैदान पर उतरते थे एक कप्तान होने के नाते, जिस तरह से टीम को एक संजो कर रखना, टीम को कौन सा प्लेयर किस दिशा से गेंद को लेकर के आगे बढ़े और कब कौन किसको पास देगा, और क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। जैसे हम फुटबॉल में जानते हैं कि अर्जेंटीना के जो कोच हैं लायनल स्कैलोनी, वो 4-3-3 की रणनीति पर काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो उस रणनीति को कहना चाहिए कि जो मैदान पर किस तरह से ठीक ढंग से उतारा जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसमें मेसी की जो भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। और केवल मेसी ही नहीं बल्कि यहां पर जूलियन अल्वारेज की भी बात करनी पड़ेगी, यहां पर एंजेल डी मारिया की भी बात करनी पड़ेगी। एंजेल डी मारिया, अगर उनकी बात को उठा करके देखे जाए तो जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया, इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में केवल 8 मिनट का मैच खेला था, उसके बाद इनको मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद जब ये फाइनल मुकाबले में उतरे तो यहां पर उन्होंने एक गोल किया और अपनी जो भूमिका थी वो बहुत अच्छे तरीके से अदा की। तो जहां तक मेसी के खेल की बात है, तो मेसी का जो खेल है वो केवल एक कहना चाहिए फुटबॉल जो गेम है वो केवल एक खिलाड़ी पर निर्भर होकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो यहां पर मेसी को जूलियन अल्वारेज का, एंजेल डी मारिया का और टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से साथ मिला, और यही वजह रही कि मेसी ने न केवल गोल किए बल्कि असिस्ट की भूमिका में भी खुद को बहुत अच्छे तरीके से सामने रखा। गौरव, गौरव, एक जिस तरह से ये रोमांचक मुकाबला रहा और दुनिया भर ने इस रोमांचक मुकाबले को देखा, रोमांच की इसे हम पराकाष्ठा कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मतलब जो लोग देखने वाले थे, जो फुटबॉल प्रेमी थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था और पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं इसे लेकर। कैसे देख रहे हैं आप इन सेलिब्रेशंस को? देखिए यकीन मानिए, क्योंकि अर्जेंटीना जिस तरह का उनका एक पूरा गेम रहा है, जिस तरह की उनकी हिस्ट्री रही है, बहुत लंबे समय से उनको इंतजार था इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। वो 2014 में भी फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन वहां पे उन्हें जर्मनी के हाथों निराशाजनक उनको हार मिली थी, और तब ये बातें काफ़ी ज़्यादा उठी थी कि मेसी ने अपने नाम के अनुरूप जो है वो प्रदर्शन नहीं किया, और ये चर्चा हमेशा एक बनी रहती थी, क्योंकि मेसी का जिस तरह का क्लब का रिकॉर्ड रहा है उनका, जो जिस तरह के वो क्लब के लिए बार्सिलोना के लिए उन्होंने लंबे समय तक खेला। पिछले साल हालांकि वो बार्सिलोना छोड़ करके पीएसजी में शामिल हो गए, लेकिन जिस तरह का उनका पूरा एक क्लब करियर रहा है उसको देखते हुए उनसे हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि वो अपने खेल के दम पर अर्जेंटीना को विश्व कप का खिताब एक बार और दिलाएं। तो ऐसे में इंतजार काफी लंबा था, और जब ये इंतजार पूरा हुआ तो इसकी जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। और न केवल अर्जेंटीना में बल्कि विश्व के तमाम देशों में हमने देखा कि मेसी और अर्जेंटीना के जो फैंस हैं उन्होंने इस जीत को हाथों हाथ लिया। और जिस तरह की ये पूरी जीत आई, अगर कल के मैच को अगर पूरा विस्तार से देखें तो अटैकिंग गेम पर अर्जेंटीना जो है वो शुरू से हावी रही, और फ्रांस एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ अगर आप अटैकिंग गेम को शुरुआत से लेते हैं तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट रणनीति होती है, जिस पर अर्जेंटीना ने अपने आप को उतारा। उन्होंने इस तरह का प्रेशर बनाया कि आपको 23वें मिनट के अंदर जो पेनल्टी मिली उसको मेसी ने पूरा किया। तो जब आपको पेनल्टी मिलती है तो ये कहीं ना कहीं एक बात को दर्शाता है कि विरोधी टीम जो है वो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड पे है, कहीं ना कहीं उसका जो गेम प्ले है वो सही तरीके से वो उसको कहना चाहिए आप विरोधी टीम की बात कर रहे हैं। गौरव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्रांस का जिस तरह का प्रदर्शन रहा, ऐसा देखने में लग रहा था कि फ्रांस की टीम जो है वो केवल एम्बापे पर ही निर्भर नजर आ रही थी। देखिए एम्बापे एक बेहतरीन युवा स्ट्राइकर हैं, जिस तरह से उन्होंने कल के मैच में अपने गेम को रखा है वो अपने आप में बेहद शानदार है, क्योंकि ये उनका केवल 16वां मैच है
और अब जो उनकी जो गोल की संख्या है इस वर्ल्ड कप में, अकेले इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 गोल किए और गोल्डन बूट का जो पुरस्कार है वो अपने नाम कर लिया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एम्बापे से फ्रांस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहां पर आप केवल एक खिलाड़ी के बल पर आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रांस के जो बाकी खिलाड़ी थे, जिस तरह से हमने देखा था थियो हर्नांडेज है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मूव को आगे बढ़ाया और जो पासेस की जो कला है उसमें भी फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं निकल करके सामने आया। और जिस तरह से लास्ट मोमेंट में आकर के वापसी करना हमेशा से कठिन रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई टीम 2-0 से पिछड़ रही हो और उसके बाद वापसी करे, क्योंकि इस तरह की जो वापसी थी वो इससे पहले अब से 1954 में हंगरी और वेस्ट जर्मनी के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद से ये एक मुकाबला रहा है जहां पर फ्रांस ने अपने आप को 80 और 81 मिनट, यानी कि केवल 2 मिनट के अंदर पूरे मैच का जो सीन था वो पूरा बदल दिया और उसके बाद मैच को एक्स्ट्रा टाइम में ले गए और वहां पर भी शानदार प्रदर्शन किया टीम ने और वहां पर भी एम्बापे जो थे वो गोल करने में कामयाब रहे। तो यहां पर तारीफ करनी होगी एम्बापे की, तो खेल की तारीफ है ये, लेकिन साथ ही साथ ओलिविये जिरू है, थियो हर्नांडेज है और जितने भी फ्रांस के जो बाकी जो डिफेंडर्स और स्ट्राइकर हैं उन्होंने भी अपनी भूमिका को सही तरीके से सामने रखा। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस वो टीम है जिसने शुरुआत में ही अपने जो अहम खिलाड़ी थे करीम बेंजेमा, पॉल पोग्बा, ये खिलाड़ी जो थे वो टीम के साथ नहीं थे। तो ऐसे में फ्रांस के यहां तक के सफर की बात करना भी काफी जो फुटबॉल पंडित थे वो काफी इसको समझ रहे थे कि शायद यहां तक फ्रांस का सफर इस बार नहीं हो पाए। लेकिन फ्रांस ने इन सब बातों को किनारे रखते हुए जिस तरह का फाइनल में मैच दिखाया वो अपने आप में कहना चाहिए काबिल तारीफ है। और क्योंकि पेनाल्टी शूटआउट एक ऐसा विषय हो जाता है जहां पर आपको सारा जो डिपेंड होता है कहीं ना कहीं गोलकीपर पे डिपेंड होता है, तो वो एक पार्ट कह सकते हैं कि खिलाड़ियों से हटकर होता है। लेकिन फिर भी जिस पूरे गेम के अगर देखें तो फ्रांस ने अपने जिस तरह की रणनीति अपनाई, उन्होंने भी 4-3-3 की रणनीति अपनाई और उसको सही तरीके से वो आगे ले गए और प्रेशराइज सिचुएशन में भी उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। बिल्कुल गौरव, इन सब से इतर अगर हम बात करें तो एक सवाल है जो सबके जहन में साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो है मेसी को लेकर। मेसी ने जिस तरह से बातें कही थी कि रिटायरमेंट को लेकर कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो ऐसे में इस बात पर रोशनी डालिए, क्या आगे भी वो मैच अपना कंटिन्यू रख सकते हैं या सिर्फ इसी वर्ल्ड कप तक सीमित था? देखिए, इस बात की चर्चा जरूर थी कि मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है और इस वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद वो शायद अपने रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का खेल मेसी दिखा रहे हैं शायद वो अपने गेम को जो है वो आगे भी जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप उम्र की अगर उनकी बात करें तो अभी वो 35 साल के हैं, जबकि इससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में खेलते दिखाई दिए हैं। खासतौर से क्रोएशिया के जो कैप्टन हैं लुका मॉड्रिच, उनकी उम्र 37 साल है और वो इस वर्ल्ड कप में खेलते दिखाई दिए और उन्होंने अपनी टीम के सफर को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। तो यकीनी तौर पर जिस तरह से मेसी ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अपने आप को सामने रखा है और 7 गोल किए हैं, उसके अलावा असिस्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो यहाँ से अगर वो रिटायरमेंट का फैसला लेते हैं तो शायद उनके जो चाहने वाले हैं उनको एक धक्का ज़रूर लग सकता है। लेकिन फिर भी ये एक उनके लिए एक शानदार विदाई के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो उनका जो गेम रहा है उसको देखते हुए यही कह सकते हैं कि अब तमाम क्लब्स की नज़र जो होगी वो एक बार फिर से मेसी पर होगी और मेसी कहना चाहिए कि दोबारा जो उनका जो एक मैजिक बीच में थोड़ा सा कहना चाहिए कम हो गया था, वो एक बार फिर से पूरे चरम पर है। बिल्कुल, और ये कह भी सकते हैं क्योंकि हम जैसा कि उनका जो गेम है वो लगातार और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है और जिस तरह की बातें हैं और जो कल का मैच हमने जब देखा तो साफ तौर पर नजर आया कि एक मेसी का जो लेवल है वो और भी मैसिव होता जा रहा है। बिल्कुल, मेसी जैसा कि बताया कि टीम को लेकर के चलने में बहुत आगे है और जो अर्जेंटीना का गेम है वो पासेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लंबे पास नहीं देते, छोटे पास देते हैं, छोटे पासेस को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो प्लेइंग 11 का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें तारीफ कोच लायनल स्कैलोनी की भी है, जिन्होंने 2018 में जब अर्जेंटीना टीम की कमान संभाली थी तो उस दौर से ही उन्होंने वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के लिए टीम क्या हो, इस बात का चयन करना जो है वो शुरू कर दिया था। इस बात को, उन खिलाड़ियों को देखना शुरू कर दिया था जो इस वर्ल्ड कप में टीम को खिताब दिला सके। और इस कड़ी में वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे परफेक्ट रहेगा, और उसी के हिसाब से जो है वो जो समीकरण है मैदान पर, जैसे कि 4-4-3-3 के हिसाब से खेलना है या 4-3-2 के हिसाब से खेलना है या 4-3-2-1 को लेकर के चलना है, किस हिसाब से पूरे समीकरण को लेकर के चलना है, इस पर उनका काफी ज्यादा जो है वो फोकस रहता था। तो इस कड़ी में अर्जेंटीना ने पूरी तरह से बाजी मारी है। और जहां तक आपने मेसी के खेल की बात की है, तो मेसी ने सबसे बड़ी बात क्या है कि मेसी अपने जो साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी रही है, और वो हमेशा से अपने साथी खिलाड़ियों के लिए खेल को जो है वो इजी बनाते रहे हैं। और जब मेसी स्तर का जो खिलाड़ी होता है, जब आपके साथ टीम के साथ होता है, तो ये अनुभव के तौर पर भी एक बड़ी टॉनिक का काम करता है, जो कि अर्जेंटीना के कैंप को कहीं ना कहीं इसने भी बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा मदद की है। चलिए, शुक्रिया गौरव तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, और अर्जेंटीना ने जिस तरह से बढ़त बनाई और वर्ल्ड कप अपने नाम किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी, कुछ और अहम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब नजर डालते हैं देश भर की कुछ खास खबरों पर। तो संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन यानी कि आज दोनों सदनों में कई अहम विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा में जहां जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 सूचीबद्ध है, तो वहीं अनुसूचित जनजाति संविधान संशोधन विधेयक के जरिए कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन संबंधी विधेयक सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज विनियोग नंबर 4 और 5 बिल 2022 को राज्यसभा में विचार के लिए पेश करेंगी। विनियोग संख्या 5 विधेयक 2022 वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए प्रदान करना है। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह
इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज। सुप्रभात आपको, और आपसे जानना चाहेंगे कि शीतकालीन सत्र में आज क्या कुछ अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है संसद में। देखिए बिल्कुल शैला, कई सारे विधायी काम हैं और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। एक तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो निरसन संशोधन विधेयक है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मोदी सरकार लगातार ऐसे नियम कानूनों को ख़त्म कर रही है जो समय के साथ कह सकते हैं कि जिनकी रिलीवेंसी नहीं रही है, उसी को लेकर विधेयक है और जो लोकसभा में पास करने के लिए सरकार लेकर आई है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो है एंटी मैरीटाइन विधेयक, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी जो समुद्री सीमा है 200 नॉटिकल, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बिल या ऐसा कानून नहीं था जो 200 नॉटिकल तक हमारे जो न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उसके तहत आए। क्योंकि 1999 में एक केस ऐसा सामने आया था कि जब समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया था और उसके बाद ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था और वहाँ उस पर एक लंबी सुनवाई हुई और कोर्ट ने बाद में ये कहते हुए मामले को खारिज कर दिया था कि चूंकि भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस पर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा नहीं की जाएगी और इसी वजह से उन लुटेरों को छोड़ना पड़ा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब 200 नॉटिकल के बीच में अगर कोई भी गतिविधि करेगा या तो हमारे किसी भारतीय नागरिक को अगर कोई मारने की कोशिश करेगा या हमारी जो संपत्ति है उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो अब हमारे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि आज सरकार चाहेगी कि ये बिल लोकसभा से पास हो जाए। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जो अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसमें भी संशोधन को लेकर जो बिल है वो लोकसभा में सूचीबद्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का कह सकते हैं कि कार्य है दोनों ही सदनों में। इसके साथ साथ ही कल जिस तरीके से विपक्ष ने कई सारे सवाल सरकार के ऊपर किए, खासतौर से भारत चाइना बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद आज विपक्ष की तरफ से जो हंगामा है संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार पहले ही दोनों ही सदनों में बयान दे चुकी है और बता भी चुकी है कि जो भी घटना हुई थी, भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि उसकी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है और अतिक्रमण नहीं हुआ है। जो चाइनीज सैनिक आए थे उनको वापस पीछे भेज दिया गया है और हमारी पोस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष लगातार भारत चीन सीमा पर जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर सरकार पर कई सारे जो सवाल हैं वो उठाता रहा है। तो उसको देखकर लगता है कि संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की तरफ से हंगामा होने के आसार हैं। हालांकि सरकार ने इस पर पहले ही जो बयान है वो दे दिया। रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत भी कराया। जी शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी पार्लियामेंट से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और वहीं आज से देश भर में शुरू हो रहे सुशासन सप्ताह में 3000 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान के उद्घाटन के दौरान देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3120 नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा प्रदायगी के लिए जोड़ेंगे। इस दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और राज्य के पोर्टलों पर मिली शिकायतों का एक साथ निस्तारण किया जाएगा। जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक समर्पित पोर्टल सुशासन सप्ताह 2022 पोर्टल www.pgportal.gov.in/ggw22 लॉन्च करेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर सुशासन प्रक्रियाओं के साथ साथ होने वाली प्रगति के वीडियो अपलोड करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के सभी जिलों और तहसीलों में सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ करेंगे। सुशासन सप्ताह में 3120 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह 2022 पोर्टल भी लॉन्च करेंगे।
CPGRAMS और राज्य के पोर्टलों पर मिली शिकायतों का एक साथ निस्तारण अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे। तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा भी करेंगे और वहीं अधिकारी प्रधानमंत्री ने सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बुलेट नया सवेरा में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DT न्यूज। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन यानी कि आज शपथ लेंगे। विधानसभा भवन में वडोदरा की माजलपुर सीट से लगातार 8 बार जीते विधायक योगेश पटेल प्रोटेम स्पीकर के रूप में 182 विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल दोपहर 12 बजे विधानसभा भवन में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इसके बाद पूर्व अध्यक्ष रमन लाल बोरा और गणपत वसावा को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री और पूर्व के विधानसभा अध्यक्षों की शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर पटेल प्रोटोकॉल के अनुसार कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता यदि नियुक्त हों तो राज्य मंत्री, महिला विधायकों के साथ अन्य सभी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह करीब 3.5 घंटे तक चलेगा। 2 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नए सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव मंगलवार को होगा। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 156 सीट पर जीत हासिल की है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू होगा। सरकार इस विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। राज्य की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित 5 लोगों की एक टीम होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े इलाकों सहित मराठवाड़ा, विदर्भ के विभिन्न मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ
इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आज साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ थीम के साथ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया। निर्माण भवन से शुरू हुई इस साइक्लोथॉन में स्वास्थ्य मंत्री ने कर्तव्य पथ होते हुए तुगलक रोड तक साइकिलिंग की। और वहीं अगले महीने भारत और श्रीलंका के बीच यात्री फेरी सेवा आरंभ हो रही है। ये फेरी सेवा जाफना जिले के कन्फेशन थुरई बंदरगाह और भारत में पुडुचेरी के बीच जनवरी के मध्य से शुरू होगी। श्रीलंका के बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री निमल श्रीपाला डिसिल्वा ने कहा है कि भारत ने इसकी सहमति दे दी है। श्रीपाला डिसिल्वा ने कहा है कि यात्री परिवहन सेवा दक्षिण भारत से श्रीलंका में त्रिंकोमली और कोलंबो से भी आरंभ होगी। उन्होंने कहा है कि ये सेवाएं दोनों देशों के लोगों की मांग पर शुरू की जा रही हैं। इन सेवाओं के तहत चलने वाले पोत में 300 से 400 लोग यात्रा कर सकेंगे। ये फेरी 3.5 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। फेरी मालिकों को प्रति यात्री से एक तरफ की यात्रा के लिए $60 या 5,000 रुपए के बराबर राशि लेने का सुझाव दिया गया है। और दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। साथ ही कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी है। राजधानी के कई एक हिस्से घने कोहरे की चपेट में हैं। सुबह में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई एक इलाकों में धुंध और कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में कमी के साथ ही कोहरे का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मौसम साफ होने के कारण सूरज निकल रहा है, जिससे दिन में ठंड कम हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम सर्दी का एहसास बढ़ चुका है। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर भी बढ़ रहा है। और उधर उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में रात करीब 1:50 पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। धरती का कंपन महसूस करते ही लोग घरों से बाहर आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते जानमाल की हानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नया सवेरा। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सीमा की रक्षा करना हमेशा से प्राथमिकता रही है और उनका देश रूस के साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कल जारी किए गए वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वे सभी संभावित रक्षा चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की का ये बयान तब आया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज बेलारूस के दौरे पर जा रहे हैं। पुतिन
बेलारूस में संभावित नए हमलों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी सेना पूर्वी यूक्रेन के बखुमत में अपना कब्जा कायम रखे हुए है, जहां काफी तेज लड़ाई चल रही है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में सदस्य देशों से 2030 तक अपनी भूमि और तटीय इलाकों का 30% संरक्षित करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही अमीर देशों से अपनी पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए सालाना $20 अरब खर्च करने को भी कहा गया है। COP15 जैव विविधता शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए चीन ने उन प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए एक समझौते के उद्देश्य से लंबे समय से प्रतीक्षित मसौदा पेश किया, जिस पर जीवन निर्भर है। धनी देशों से 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर $20 बिलियन सालाना करने का आह्वान किया, जो 2030 तक बढ़कर $30 बिलियन प्रतिवर्ष हो जाएगा। मसौदे में अंतर्देशीय जल और तटीय और समुद्री क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से संरक्षण और प्रबंधन का भी जिक्र है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि संसाधनों का सही और समुचित उपयोग समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में उन्होंने कहा कि भारत जैव विविधता के संरक्षण के अपने लक्ष्यों को लेकर कार्य कर रहा है। और अब बात कारोबार की। और आइए सीधे चलते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। काम किया है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो, या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी
आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद सिविलियन डेथ्स में भी 89% की कमी आई है और 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2015 के बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जो इंसिडेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी LWE की, उसमें भी 265% की कमी आई है। ये तो मैं नॉर्थ ईस्ट की केवल बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा बदलाव, कितनी कमी वहां की घटनाओं में आई है, वायलेंस में आई है। और जो वहां पर पीस ट्रीटी साइन की गई वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। बोडो एकॉर्ड जनवरी 2020 में किया गया, ब्रूक रियांग एग्रीमेंट जनवरी 2020 में किया गया और NLFT त्रिपुरा एग्रीमेंट जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इसका एग्रीमेंट अगस्त 2019 में किया गया और कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट सितंबर 2021 में किया गया और असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट मार्च 2022 में किया गया। ये अपने आप में सारी पीस ट्रीटीज दिखाती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो पिछले 75 साल में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। घटनाएं भी कम हुई, सिविलियंस की मृत्यु भी कम हुई, इंसर्जेंसी की घटनाएं कम हुई, तो वहीं पे ट्रीटीज भी एक के बाद दूसरे राज्य में की गई। जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में रोल बैक करने की बात की जाती थी, उसमें भी बहुत बड़े कदम उठाए गए। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्स्पा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया। अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्स्पा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं, उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है। और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि जहां भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस बलों ने किया है, वहीं पर कानून बनाने में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करना, और कुछ ऐसे देश जो आज बिलबिला रहे हैं, उनकी बिलबिलाहट का, उनकी बौखलाहट का कारण यही है कि ये जो नीतियां भारत सरकार की हैं, जो कड़े कानून बनाना और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना, आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों को भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए साथ में जोड़ना, इंटरपोल की 90th कॉन्फ्रेंस यहां पर कराना, 2000 से ज्यादा लोगों को यहां पर लाना, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर सबको लाना, और तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में करवाकर नो मनी फॉर टेरर, आतंक के लिए कोई धन नहीं, उस दिशा में भी लेकर जाना, ये अपने आप में भारत की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता यानी कि प्रण को दिखाता है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत स्वयं
बल्कि दुनिया भर के देशों को भी एकजुट कर रहा है। अब मैं कुछ बातें आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी जरूर करना चाहूंगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस एक नहीं अनेक किए गए और ये तब हो पाया जब मोदी सरकार ने हर भारतीय की जान को महत्वपूर्ण समझा है। हमारे लिए प्रत्येक भारतीय का जीवन अहम है और वैश्विक बचाव अभियान हमने लगातार दुनिया भर में चलाया। ऑपरेशन गंगा की अगर मैं बात करूं तो 2021-22 में आपने देखा होगा कि दुनिया भर में भारत ने अपने यूक्रेन में जो युद्ध के समय भारत के नागरिक विशेष तौर पर विद्यार्थी फंस गए थे, उनको लाने का काम भी वापस किया। 22,500 भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत 2022 में 1 फरवरी से लेकर मार्च महीने के बीच में निकाल कर लाया गया। 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लगभग 670 भारतीयों को बचाकर वापस लाया गया। 2020-21 के बीच में 1,83,00,000 पैसेंजर्स को भारत वापस लाया गया। ये आज तक की सबसे बड़ी कोविड के टाइम पर ये ड्राइव की गई जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लाया गया। वुहान एवैक्यूएशन जो चाइना से लगभग 645 पैसेंजर्स को लाया गया, उसमें से 654 पैसेंजर्स को लाया गया, जिसमें 647 भारतीय थे। इसी तरह से ही 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन साउथ सुडान से 153 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया और 2 नेपालीज को भी। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल से 5,000 इंडियंस को भारतीयों को वापस लाया गया और 170 फॉरेन नेशनल्स को यूएस, यूके, रशिया, जर्मनी, इन सब को नेपाल में जब भूकंप आया था तब वहां से निकालने का काम भारत ने किया। इराक और लीबिया से 7,000 भारतीयों को वापस लाया गया, इराक और लीबिया से, और ये 7,000 जो इराक से थे और 3,600 लीबिया से भारत में वापस लाए गए। ऑपरेशन राहत में यमन से 6,710 लोगों को वापस लाया गया, जिसमें से 1,962 विदेशी भी थे। तो भारत ने हिंदुस्तान के लोगों की जान तो बचाई, भारतीय नागरिकों को युद्ध की भूमि से आपदा के समय भी और आतंक के उस घटनाओं के बीच में से भी वापस लाने का काम किया। तो भारत ने दुनिया भर में जो एक पहचान बनाई कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कड़ी नीतियां बनाई और आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है। तो वहीं कुछ पड़ोसी देशों की आतंकवाद को बढ़ावा देने की बनी है और ये दिखता है वो पड़ोसी न केवल आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि उसके लिए जोर जोर से बोलते भी हैं। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारत, नया भारत, सशक्त भारत बना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Sir, yesterday Prime Minister was in Northeast and he used football terminology and stated that whosoever has stopped development in Northeast, they have shown a red card to them. Congress has reacted to it and said that it's Jumlebazi. Prime Minister is not speaking in real issue, on real issues, and it is just nonsense. देखिए, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की घटनाएं कितनी कम हुई 2014 से लेकर अब तक। नॉर्थ ईस्ट में पीस ट्रीटीज कितनी की गई और नॉर्थ ईस्ट में सिविलियंस की जानें कितनी कम गई, कितनी गिरावट आई है उसमें।
ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रही है। कांग्रेस ने वर्षों तक लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते रहे और कहीं ना कहीं 50-50 सालों में भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। जो मोदी सरकार ने 50 साल पुराने प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है, रोड, रेल, एयरपोर्ट और वाटरवेज, ये सारा मोदी सरकार की देन है। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद की घटनाओं को, नक्सलवाद की घटनाओं को कम करना भी और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भी। देखिए, नई टेक्नोलॉजी और नए प्लेटफॉर्म्स के बाद साइबर क्राइम भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी है। उसके खिलाफ भी मोदी सरकार ने बहुत शानदार काम किया है और आगे भी लगातार करते रहेंगे। जहां तक कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके रेडिकलाइजेशन करने का काम किया गया, और भारत में तो एक संगठन ऐसा भी है जिसने समाज कल्याण की बात करने की प्लेटफॉर्म की बात करके रेडिकलाइजेशन पर जोर दिया, तो उस पर प्रतिबंध लगाने में भी मोदी सरकार पीछे नहीं हटी है। वो कड़ी कार्रवाई हमने उनके खिलाफ की, उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो जो भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार में हुई। जो रेडिकलाइजेशन करने का प्रयास करता है, उनको बैन करने का काम भी किया, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की, और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं आएगी और तेजी ही आएगी। एक सवाल मेरा है आपसे, जिस तरीके से अपोजिशन बार-बार आप पे आरोप लगा रही है, राहुल गांधी से कई नेता क्या सरकार चीन के मामले में, उत्तर प्रदेश के मामले में कुछ छुपा रही है? प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री इस पर कुछ स्पष्ट क्यों नहीं करते? इस पर जरा बोलिए राहुल गांधी। देखिए, रक्षा मंत्री जी ने बड़ी विस्तार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए, और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है। जी, आपने आतंकवाद की बात कही, खालिस्तान आतंकवाद बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, इसको कैसे देखती है? देखिए, पंजाब में सरकार बदलने के बाद जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो 3 महीनों में 70 से ज्यादा लोगों की वहां पर हत्याएं हो गई, गैंग वॉर चलनी शुरू हो गई, मशहूर गायक की हत्या कर दी गई, फिरौती के काम शुरू हो गए, और सीमा पार से कुछ घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास भी हुए। और जिस तरह से खालिस्तान के बात वापस सुनने को मिली है, मेरा तो इतना ही रहेगा कि बॉर्डर स्टेट है, कमजोर सरकार से काम नहीं चल सकता। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की है, उसी तरह की कार्रवाई पंजाब में भी होनी चाहिए।
ऐसी सोच को फिर पनपने नहीं देना चाहिए। सर एक सवाल मेरा है, विपक्ष आप कह रहे हैं कि इतने सारे काम किए, पूरे दुनिया भर के में आतंक के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि कुछ देश ऐसे हैं जिससे अभी भी आप डरते हैं और उनके बारे में बात नहीं करते। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, जिसने दुनिया में भारत की नई पहचान बनाई। चाहे योग हो तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, दुनिया के दो देशों में युद्ध चल रहा हो तो शांति की बात कर कि ये युद्ध का समय नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को बताया कि कहां पर चलना है, क्या आगे का रास्ता है, और दुनिया ने उसको सराहा है। आज वैश्विक महामारी के समय 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करके और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों को मदद पहुंचाकर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान हर क्षेत्र में बन रही है और यही तो नए भारत की, सशक्त भारत की पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा है कि अगर उनकी बात मानी जाए, उनकी सलाह ली जाए, तो चाइना को भारत के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। देखिए, जो लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादी समर्थकों के घरों में जाकर रहते हैं, कई कई घंटे और रातें बिताते हैं, जो भारत के जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो अपनी सलाह अपने पास ही रखें। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को आप सुन रहे थे। तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हैं। दो उनमें केंद्र बिंदु हैं, पहला आतंकवाद और दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार भारत सरकार ने किया था जब विपदा आन पड़ी थी इस देश के ऊपर, तो चाहे यूक्रेन का मसला हो चाहे अफगानिस्तान का हो, वहां से किस तरह से लोगों को निकाला गया, इस पर भी उन्होंने फोकस किया। पहले अगर हम पॉइंट की बात कर लें तो आतंकवाद पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां रही हैं वो लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कारगर साबित हुई हैं। रक्षा तंत्र को और ज्यादा विकसित और ज्यादा मजबूत किया गया है और इसमें कुछ आंकड़े भी उन्होंने पेश किए हैं। नॉर्थ ईस्ट की जब बात की तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बताया कि 80% तक वहां पर इस तरह की घटनाएं, उन पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो कारगर वहां पर साबित हुई हैं। तो और भी इससे जुड़ी हुई, इनके संबोधन से जुड़ी हुई तमाम जो बड़ी अपडेट, जो बड़ी बातें हैं वो लगातार आगे के बुलेटिन्स में भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और इसी के साथ नया सवेरा के इस अंक में बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल नई दिल्ली में जो भव्य समापन कार्यक्रम हुआ है उनकी झलकियों का आप आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।